Next question is question number 4. Question number 4 is show that vector A minus vector B cross vector A plus vector B equal to twice of vector A cross vector B. को शो करना है कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, देन माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस माइनस माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B. तो व्हाट वी विल हैव, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर सेम वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. व्हाई सो? बिकॉज इन दिस केस जो आपका थीटा होता है वो जीरो होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन जीरो, एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर की पोजीशन हम चेंज करते हैं लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ये पॉजिटिव है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के केस में जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, दैट इज माइनस. और यहाँ अगर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगर ये माइनस में है तो अगर इसकी पोजिशन चेंज करूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के केस में ये क्या हो जाएगा, प्लस. अगेन सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. ठीक है, तो जीरो वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर खत्म. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर? दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड विच वी हैव टू do. ठीक है. Now next question is question number 3. The question is if a unit vector A. अब यहाँ पे देखो जनरली जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, ए क्या है, और यहाँ क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है वो क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर. इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap and an acute angle theta with K cap. एक यूनिट वेक्टर है जो आई कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 3. जे कैप के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज पाई बाय 4. अब आपको पता है यूनिट वेक्टर के केस में जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, डायरेक्शन एंगल. इट मीन्स ये आपकी वैल्यू होगी, इट मीन्स कॉस अल्फा, ये आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, तो ये आपका हो गया गामा. तो आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. आपको क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू, एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर दैट इज यूनिट वेक्टर, और इसके कंपोनेंट फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी डिस्कस जो वेक्टर होता है, देखो इसके वेक्टर के केस में क्या होता है, एक तो होता है जनरल वेक्टर जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. इसमें जो ए बी और सी होता है दे आर डायरेक्शन रेशियो. ठीक है, एंड देन यूनिट वेक्टर दैट इज एक्स कैप, और एक्स कैप किसके इक्वल होता है, एक्स कैप में डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, एक्स कैप में होता है डायरेक्शन कोसाइन दैट इज एल एम और एल. एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के, where L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, and N is equal to cos gamma, and where alpha, beta, gamma are equal to direction angles. ये हमने सारी चीजें डिस्कस की थी. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 1. स्क्वायरिंग बोथ साइड
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका अल्फा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका अल्फा है दैट इज इक्वल टू π/3, जो आपका बीटा है दैट इज इक्वल टू π/4, और जो आपका गामा है दैट इज इक्वल टू थीटा, गामा इज इक्वल टू थीटा, राइट। इट मीन्स L is equal to cos alpha, and what is the value of alpha here? That is π/3, that is cos π/3. cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. M is equal to cos beta and beta is equal to π/4, that is cos π/4. What is the value of cos π/4? That is 1/root. And n is equal to cos gamma, and cos gamma is equal to cos theta here, because here gamma is equal to theta. According to the question, a vector is a unit vector. तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी? Li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, ठीक है। एंड देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन L, M and n, that is L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। L, value of L is 1/2, that is 1/2 square. Value of m is 1/√2, that is 1/√2 square. And value of n, that is cos theta, that is cos square theta equal to 1. Finally, what we will have? That cos square theta is equal to 1/2 square, that is 1/4, 1/√2 square, that is 1/2. So 1 minus 1/2 minus 1/4. While taking LCM, we will have 4, 2 2s are 4, 2 minus 1. So minus 2 minus 1, that is 4 minus 3, that is 1/4. अब cos square theta 1/4 है, तो cos theta क्या होगा आपका? That is plus minus square root of 1/4. That is cos theta will either be equal to 1/2 or minus 1/2. But according to the question, it has been given that theta is an acute angle. Acute angle means its value will vary from 0 degree to 90 degree. 0 90 के बीच में जो cos होता है वो क्या होता है? ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स फॉर दैट मैटर, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इट मींस जो फाइनली जो वैल्यू होगी cos थीटा की, अब किस तरह से मेंशन करोगे? As theta is an acute angle, because theta is an acute angle, so cos theta will be equal to 1/2. Cos theta will be equal to 1/2. Is it clear? हाँ जी भैया। If you have any doubt, then raise your hand. Okay, it's clear to all of you. Let's move to the next question. Next question, that is question number 6, and the question is, question number 6 is, given that vector A dot vector B equal to 0, स्केलर प्रोडक्ट होता है इक्वल टू 0। देखो ये स्केलर है तो इक्वल टू 0, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम में। क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर है, वो वेक्टर प्रोडक्ट है तो 0 वेक्टर आएगा। डॉट में स्केलर है तो 0 आएगा। ये कांस्टेंट है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए cross vector b is equal to 0 vector. Then what can you conclude about the vectors a vector and b vector? ऐसा सेम क्वेश्चन आप 10.3 में कर चुके हो, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा है तो वेक्टर a और वेक्टर b को लेके आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या कंक्लूड करोगे, क्या आपका कंक्लूजन रहेगा? अब देखो यहाँ पर जो कंक्लूजन होगा आपका वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। कंक्लूजन दोनों से आप कंक्लूड करोगे, बिकॉज बीच में एंड है, ऑप्शन नहीं है। तो जो चीज दोनों केसेस में कॉमन होगी वो आपका कंक्लूजन होगा। व्हाट आई मीन टू से दैट
देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के इक्वल होगा, we know that a vector dot b vector is magnitude of vector a magnitude of vector b cos theta, it is equal to 0। और ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड है। स्केलर प्रोडक्ट में we have only magnitude, but when vector a cross vector b equal to 0 vector, in that case magnitude of vector a magnitude of vector b sin theta with n cap equal to 0 vector, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये तो होता है मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो शो करता है वो एन कैप शो करता है। तो सेकंड केस क्या है, अगर दो वेक्टर का सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो हमने ये स्टडी किया था, देन दे आर ईदर पैरेलल और कोलिनियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 के इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी 0 के इक्वल हो सकता है। इन दैट केस आल्सो डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये 0 के इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी ये 0 के इक्वल हो सकता है, तो भी ये 0 हो जाएगा। अब देखो कॉमन केस क्या है, ये केस तो कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 0 कब होगा, जब आपका कॉस थीटा जो होगा कॉस 90 के इक्वल होगा, और यहाँ ये 0 कब होगा, जब साइन थीटा जो है साइन 0 के इक्वल होगा। अब थीटा तो सेम होना चाहिए आपका, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 आ रही है और यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको कहा था दोनों से कंक्लूजन करना है, तो दोनों में जो सेम केस होगा, कॉमन केस होगा, वो होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया खत्म। यहाँ आपने कहा कि परपेंडिकुलर है, यहाँ पैरेलल है, ये भी केस खत्म हो गया आपका। तो कंक्लूजन क्या होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब एन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, when magnitude of a vector equal to 0 as well as magnitude of b vector equal to 0, तभी ये पॉसिबल। क्लियर हो गया भाई। जब एंड लिखा हुआ है तो कॉमन जो होगा दोनों में वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। now I am taking question number 7. Question number 7 is, let the vector a, vector b, vector c be given as, according to the question, vector a is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. This is the value of vector a. Vector b is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Then vector c is equal to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. What we have to show? We have to show that a cross, we have to show that a cross within bracket vector b plus vector c is equal to a cross b vector, a vector cross b vector plus a vector cross c. That's what we have to. Okay, that's what we have to. And these are the given information. Okay. देखो जैसे डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका एप्लीकेबल होता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारा एप्लीकेबल होता है। डॉट में क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये इक्वल। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर, ये इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको जो वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। First of all, we will find the value of b vector plus c vector. We will find the value of b vector plus c vector. It will be what? देखो b vector plus c vector, I कैप आपका कॉमन हो गया, b1 plus c1 within bracket plus within bracket b2 plus c2, j कैप कॉमन plus within bracket b3 plus c3, k कैप कॉमन. Is it clear? Now we have to find a vector cross b vector plus c vector. Okay, we find it by using determinant, that is I cap, j cap, k cap. A वेक्टर में I कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट क्या है? a1, a2, a3. और B वेक्टर प्लस C वेक्टर में I कैप का कोफिशिएंट क्या है? b1 प्लस c1. j कैप का कोफिशिएंट क्या है? b2 प्लस c. और k कैप का कोफिशिएंट क्या है? b3 प्लस c. यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी इसका हमने यूज कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ से रखता हूँ। Now when we solve it, what we will get? Expanding along R1. जब हम R1 के along expand करेंगे, what we will have? I cap. तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर, it will be a2 into b3, that is a2 b3 plus a2 c3 with minus sign, a3 b2 प्लस माइनस माइनस a3 c. ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है। देन देखो जो j कैप है आपका, इट्स अ डायमंड एलिमेंट, तो ये क्या होगा? माइनस, तो माइनस j कैप. अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, a1 b3 प्लस a1 c3 with minus sign, a3 b1 minus sign, a3 b1 plus minus minus a3 c1. then प्लस k क्या? अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, a1 b2 प्लस a1 c2 with minus sign, a2 b1 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका a2 c1, ठीक है। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ओके। नाउ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में आप देखो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप. ए वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट कहते हैं a1, a2, a3. और बी वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट कहते हैं b1, b2, b3. ए वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के कंपोनेंट क्या है? a1, a2, a3. और बी वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट क्या है? b1, b2, b3. ओके, so while solving this, what we will have? Expand along R1. So first row, first column, that is a2 b3, a2 b3 minus a3 b2. Then with minus sign, minus j cap. First row, second column, a1 b3 with minus sign, a3 b1. Then plus k cap. So first row, third column, a1 b2
विद माइनस साइन a2 b1। तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगेन ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर कंपोनेंट्स a1 a2 a3, सी वेक्टर कंपोनेंट c1 c2 c, expand along r1 with I cap a2 c3 minus sin a3 c2 and minus j cap। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ, इट विल बी a1 c3 with minus sin a3 c1, then plus k cap। first row third column a1 c2 with minus sin a2 c, this will be the value which we will get now। अब देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, not left hand side, it's right hand side। our right hand side is a vector cross b vector plus a vector cross c vector। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? यस, आई कैप कॉमन हो जाएगा आपका। व्हाट वी विल हैव a2b3 a2b3 प्लस a2c3 प्लस a2c3। तो आई कैप आपने कॉमन ले लिया, पहले पॉजिटिव टर्म्स को लिखा a2b3 प्लस a2c3 माइनस a3b2 माइनस a3b2 माइनस a3c2 माइनस a3c2, देन माइनस जे कैप, ये कॉमन आ गया आपका a1b3 प्लस a1c3 प्लस a1c3 माइनस a3b1 माइनस a3b1 माइनस a3c1, देन प्लस के कैप कॉमन ले लिया आपने a1b2 प्लस a1c2 प्लस a1c2 माइनस a2b1 माइनस a2b1 माइनस a2c। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको ये देखना है क्या नहीं भैया, ये आपकी राइट हैंड साइड, ये कहती है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड। क्या ये इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है? देखो इक्वल है भैया। तो ये देखो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड a2b3 प्लस a2c3 a2b3 प्लस a2c3 माइनस a3b2 माइनस a3c2 माइनस a3b2 माइनस a3c2। ऐसे ही आपका जे कैप और के कैप का आप देखोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। इट मींस our right hand side is equal to left hand side, and hence, is it clear? Okay, let's move to the next question। We have proved that a cross within bracket a vector cross b vector within bracket b vector plus c vector is equal to a vector cross b vector plus a vector cross c vector। It means जो प्रॉपर्टी है ये आपकी वेरीफाई होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, and question number 8 is if either vector a equal to 0 vector, vector b equal to 0 vector, then vector a cross vector b is equal to 0 vector। क्या कहा? अगर a वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है, इधर और
या आपका बी वेक्टर जो ये जीरो वेक्टर के इक्वल है, इन दैट केस जो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये जीरो वेक्टर के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है? तो सेम क्वेश्चन आपने 10.3 में डॉट प्रोडक्ट के लिए किया था। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। कन्वर्स क्या हो गया? अगर मैं इसका कन्वर्स लिखता हूं, दैट इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन इधर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू, तो इन शॉर्ट आप कह रहे हो कि अगर ये जीरो वेक्टर के इक्वल है तो यही कंडीशन पॉसिबल है। तो या तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर के इक्वल होगा या वेक्टर बी जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। देखो प्रेजेंटेशन कैसे आप रखोगे, ये विद एग्जांपल। तो हमने वेक्टर ए को ले लिया 3i क्या प्लस 4j क्या प्लस 5k क्या। वेक्टर बी आपको ऐसे लेना जो उसके प्रोपोर्शनल हो। लाइक आपने यहाँ पे लिया 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे। तो अब यहाँ पे 4 के टेबल में 4 का 4 टाइम्स करो दैट इज 16, 5 का भी 4 टाइम्स करना 20। तो इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। मीन्स एग्जांपल आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जांपल में वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्रोपोर्शनल लेना है। अगर आपने 3 के साथ 12 लिया तो देखो 12 जो होता है 4 टाइम्स होता है 3 का। तो 4 का 4 टाइम्स क्या होता है 16, 5 का 4 टाइम्स क्या होता है 20। तो इस तरह से आपको एग्जांपल लेना, रटना नहीं है। लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, और जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालोगे तो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे 3, 4 और 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 12, 16 और 20। अब देखो मैंने क्या किया, टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम R3, मैंने R3 से 4 कॉमन ले लिया। वी आर लेफ्ट विथ 3, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। और ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है यानी 2 रोज आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या आ गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जीरो वेक्टर के इक्वल है। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर के इक्वल होगा तो ये तभी होगा जब वेक्टर ए जीरो वेक्टर के इक्वल है, वेक्टर बी जीरो वेक्टर के इक्वल है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज वी नो दैट जब ये जीरो वेक्टर के इक्वल होता है तो दो वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, तब भी ये जीरो वेक्टर के इक्वल होता है या कोलिनियर। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका दैट इज कि देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है। मैं आपको एक्चुअली फिगर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ मैंने फिगर बनाई है, देखो दिस इज द फिगर, दिस इज द ट्राइंगल। आपने हमने स्टडी किया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट करता है प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं। तो अगर मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, इट मीन्स वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और अगर ये ऐसे होता वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो न्यूमरेटर तो आपका सेम होता, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब देखो वी नो दैट किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है वो किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब मैंने आपको ट्राइंगल देते हैं, दिस इज द ट्राइंगल यू, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब बात क्या हो रही है, वेक्टर ए टू वेक्टर बी, वेक्टर ए टू वेक्टर बी, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा है। अब देखो ये यहाँ बात करो ट्राइंगल की लेंथ, ये साइड होती है, साइड का मतलब लेंथ। तो यहाँ पे वेक्टर ए नहीं आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा, बिकॉज जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे ही ये जो आपका जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, आई नीड टू हैव बेस एज वेल एज हाइट। अब बेस तो है आपके पास, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ड्रॉ परपेंडिकुलर।
लेट दिस परपेंडिकुलर बी एक्स। परपेंडिकुलर को हमने क्या ले लिया, एक्स और y। समझ में आ रही है सारी बातें, ठीक है। अब बेस तो आपके पास है, दिस इज द बेस। somehow I have to find this height, that is x। अब देखो ये जो थीटा है, इसके अपोजिट जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल। तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। और ये आपका हो गया बेस। तो आपको P फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P, ठीक है। और आपके पास H है। देखो क्या करेंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका एक्स। इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई, इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कॉस थीटा क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, आपको पता है कॉस थीटा होता है बी बाय एच। मुझे एच नहीं, मेरे पास एच भी है और बी भी है, मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। मुझे पी फाइंड करना है, एच मेरे पास है। तो ये हो गया एक्स वाई और एक्स जेड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैन आई से दैट ये जो हाइट मुझे फाइंड करनी है एक्स वाई, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। यस और नो, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, इट मींस हाफ इनटू बेस। तो बेस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू हाइट दैट इज एक्स वाई, और एक्स वाई क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। Now we have already studied that magnitude of, we have already studied that vector A cross vector B is equal to what, magnitude of vector A, magnitude of vector B sin theta with n cap। n cap जो होता है आपका डायरेक्शन होता है, और ये जो आपका पोर्शन होता है ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। अब एरिया फाइंड करने के लिए we need only magnitude, while finding the area we need only magnitude। So can I say that on the basis of this that area of triangle is equal to half into magnitude of A vector cross B vector? Because अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करता हूँ then there is no need of direction। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया का मतलब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसमें देयर इज नो नीड ऑफ एन कैप। बेसिकली किसी भी ट्राइंगल का जब हमें एरिया फाइंड करना होता है तो इट इज इक्वल टू हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड वेक्टर, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे। डायरेक्टली हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू ही नहीं है तो आप ऐसे तो एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे मैंने आपको एक वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी दे दिया, ये जो एडजेसेंट साइड्स है, मैंने इसमें वेक्टर ए आपको वेक्टर ए की वैल्यू दे दी और वेक्टर बी की, थीटा तो मैंने दिया ही नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे। दैट इज वाई जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया जाता है तो कैसे किया जाता है, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इज इट क्लियर। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया जाता है तो उसका और भैया हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होती है, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। ये जो थीटा है इसके साथ ये जो एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। ये हो गया आपको क्लियर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको देखो क्वेश्चन आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आपको एक डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। बेटे फॉर्मूला आया कैसे, व्हाई आर वी नॉट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ये आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होना जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगेन ये आपका पैरेललोग्राम है,
तो यह हो गया आपका बेस, दैट इज, अब ये जो बेस वाला पार्ट है आपका, लेट इट्स लेंथ बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अगेन टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड्स, and then it be magnitude of vector b, then it will be magnitude of vector b, right? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अगेन हाइट कैसे आएगा? देखो जो कंसेप्ट वहां अप्लाई किया वही सेम यहाँ पर होगा, वही सेम यहाँ पर। ये आपका हाइट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये लेट इट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो आपका एक्स वाई होगा इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? बेस, बेस हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अगेन ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, बट उसमें साथ में क्या होता है? एन कैप होता है। और जब आपको एरिया फाइंड करना है, वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वन। ओके, तो सिंपल सी बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो क्या है आपकी, कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एंड लेट according to the question value of vector a has been given, value of vector b has been given, right? और आपको एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि these two are the adjacent sides of triangle। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ। और सेम कंडीशन पर अगर आपको कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, then area of parallelogram will be equal to what? Magnitude of vector a cross vector। is it clear? भैया हाँ जी बोलो। भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही निकालते ना हम डिटरमिनेंट से? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले आपको डिटरमिनेंट से ही फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे स्क्वायर रूट वाली मेथड से। पहले ओके आपको भैया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही फाइंड करना पड़ेगा। जब